हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल पे स्वागत है। तो आज अपने 2 फरवरी का जो चौथी शिफ्ट का एग्ज़ाम था 2023 में हुआ था, वो अपने आज करेंगे। तो अपने मॉक टेस्ट कर रहे हैं, सारे के सारे अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हैं। और जो कॉन्सेप्ट वैसे अपने मैं आपको एग्ज़ाम में करने की अप्रोच बता रहा हूँ कि ऐसे अपने को क्वेश्चन करना होता है, कहाँ पर टाइम बचाना होता है, कैसे बचाना होता है। ओके, आपकी कैलकुलेशन आपको अच्छी करनी होगी। आपको टेबल याद होनी चाहिए, पहाड़े, ठीक है ना। और पहाड़े भी हिंदी में याद होनी चाहिए। हिंदी में समझते हो ना, इंग्लिश में नहीं आना चाहिए। 2 3 या 4, 2 2 3 या 6 हो गए, इस प्रकार नहीं। 2 3 6, 5 दूनी 10, 7 दूनी 14, है ना। 8 9 72, 6 दाई 60, इस प्रकार। ओके, इससे क्या है, जल्दी मतलब दिमाग में चीज़ें क्लिक करती है। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो आपको ना वर्बली भी करनी चाहिए, ठीक है। उससे आपको सिंपल सवालों में अगर आपका टाइम बचेगा तो आप बड़े सवाल में टाइम उसको मैनेज कर पाओगे, ठीक है, और पेपर भी पूरा कर पाओगे। तो चलिए अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, पेपर को। तो पेपर स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपको सारे के सारे एग्ज़ाम मैं इस चैनल पे करवा रहा हूँ और आपको आगे भी प्रैक्टिस करवाता रहूँगा, जो भी एग्ज़ाम आएगा उस सभी की, ठीक है। तो आपको नोटिफिकेशन समय पर मिल जाए, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर वीडियो अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक किया करो, ओके, और आगे शेयर भी किया करो। तो चलिए अपने पेपर को स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो। एक खेप माल का 3/4 भाग 6% के लाभ पर। देखो दोस्तों, मान लो कोई एक आपको एक ठेका दिया गया है ना, माल माल लेके माल का ठेका दिया गया किसी को। तो एक खेप माल का 3/4 भाग, मतलब जितना भी माल था उसका 3/4 6% के लाभ पर, है ना, 6% के लाभ पर, और शेष माल 3% के हानि पर बेचा गया। ये हानि है यहाँ पे। यदि कुल लाभ 600 रुपये है तो उस खेप माल का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो दोस्तों, यदि कुल लाभ दे रखा है आपको 600 रुपये, तो देखो यहाँ पर परसेंटेज में आपको प्रॉफिट दे रखा है 3/4 भाग आपको 6% के लाभ पर है, तो शेष कितना बचेगा, 1/4। देखो, एक में से 3/4 माइनस करोगे तो कितना, इनको माइनस कर दिया करो डायरेक्ट, तो 1/4। नीचे तो 4 का 4 आएगा, इनका डिफरेंस लिख दिया करो ऊपर। जैसे 2/3 है तो इसका शेष कितना बचेगा, तो आप लिखोगे इनका अंतर कितना है, 1, नीचे कितना आएगा, 3, ये शेष आ गया, ठीक है ना। ठीक है, ये अब कितने पर है, 3% हानि पर। हानि है तो माइनस, प्रॉफिट है तो प्लस। देखो दोस्तों, जब भी आपको इस प्रकार का क्वेश्चन करना हो फ्रैक्शन वाला, इसको आप ना वस्तुओं को क्या मान लिया करो, क्या मान लिया करो, पूरी। अब देखो नीचे वाली है ना संख्या, इनकी वही मान लिया करो। जैसे इसने 3/4 दिया था तो आपका दिमाग डायरेक्ट काम करना चाहिए, 4 वस्तु थी टोटल। 4 में से इसने क्या किया, 3 वस्तु है, 3/4 हो गया ना इसका, 3 वस्तु को 6% के लाभ पर, तो यहाँ से प्रॉफिट कितना आएगा, 18%। ये देखो, है ना, तो ये प्रॉफिट वाली चीज़ चल रही है यहाँ पे। और बाकी कितनी बचेगी, 4 में से 3 इधर की, तो एक वस्तु, इसको 3% की हानि पर, इसका मतलब ये माइनस में आएगी। 3 एकम 3, तो यहाँ से क्या हुआ, 3 की हानि हुई है। तो ओवरऑल प्रॉफिट कितना हुआ है, 18 का लाभ हुआ, 3 की हानि होगी, तो ओवरऑल कितना प्रॉफिट हुआ, आप बोलोगे सर 15% का प्रॉफिट हुआ है। पॉजिटिव आया ना, तो प्रॉफिट है। ये कितने के बराबर दे रखा है, 600 के, तो ये 600 की वैल्यू होगी, है ना। 100% की वैल्यू निकालनी है आपको, क्रय मूल्य क्या आएगा, 600/15 इंटू में 100, तो 15 चौके 60, 40, ये कितना आ गया, 100% की वैल्यू आ गई। खेप माल का क्रय मूल्य कितना आ गया दोस्तों, 4000 रुपये, ठीक है। ये किसकी वैल्यू आई है, एक वस्तु का है ये, समझ गए ना, ये एक वस्तु का है अभी तक 100% वैल्यू। तो 4 वस्तु की कितनी हो जाएगी, 4 चौके 16000 रुपये होगी। तो ये बात आपको समझ में आई होगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, प्रीति 36 दिनों में एक कार्य करती है, तो प्रीति करती है 36 दिन में, उसी कार्य को अनु क्या करती है, 30 दिन में करती है। ठीक है दोस्तों, यदि प्रीति और अनु एक साथ कार्य शुरू करती है लेकिन अनु काम पूरा होने से 3 दिन पहले चली जाती है। दोस्तों, जब भी आपको ये क्वेश्चन है, आपको यहाँ से क्या करना है, इसका एलसीएम लेना है। कितना आएगा, देखो 36 और 30 का एलसीएम कितना आएगा, 6, 6 का दोनों में डिवाइड जा रहा है। इसके बाद 6 का आपने बार ले गए, यहाँ पे मान लो 6 लिख लिया आपने, यहाँ पे काम मानना है ना, एलसीएम मानना है। तो 6 का डिवाइड किया, 6 6 36, 6 5 30, 5 और 6 में क्या कॉमन आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है, तो 5 6 30, इनका गुणा यहाँ लिख दो।
ये आ गया। अब 36 का डिवाइड करो इसमें तो कितना आएगा, 6 6 36, 6 5 30, तो ये आएगा 5, ये कितना आएगा 6। ठीक है ना, ये बात समझ आ गई। इसका मतलब हुआ ये 5 लड्डू एक दिन में खाती है तो ये 6 लड्डू एक दिन में खाती है। अब ये क्या किया कि काम खत्म होने से कब चली गई, अंत में। मान लो यहाँ पर काम खत्म हुआ था, यहाँ से स्टार्ट हुआ था और यहाँ पर काम खत्म हुआ था, तो यहाँ तक तो A+B A और P दोनों कर रही थी। यहाँ पर कौन कर रहा है, P कर रहा है, मतलब प्रीति कर रही है, अन्नू यहाँ से चली गई है। तो ये 3 दिन पहले गई काम खत्म होने से, तो ये 3 दिन है, तो इसको जाने मत दो। वो 60 थी 180 काम तो था ही लड्डू, टोटल लड्डू मान लो ना, काम करना भी मतलब खाना भी तो एक काम ही होता है। अब ये 3 दिन ना जाती तो कितना काम और कर देती, कौन, यहाँ पे अन्नू चली गई, अन्नू 3 दिन और ना जाती तो अन्नू कहाँ है, ये 6 थी 18, तो 18 लड्डू और खा लेती है। तो कितने लड्डू खाती है अगर यहाँ पर होती तो पूरा, अब पूरे में थी ना 198 लड्डू। अब ये दोनों को खाना है तो कितना आएगा, 11 का भाग 2, 11 एकम 11, 11 8 88, तो 18 दिन इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये बात समझ में आई होगी। चलिए नेक्स्ट पे, नेक्स्ट क्या है, 6 का वर्ग कितना हो जाएगा 36, 4 का घन कितना हो जाएगा 64, 24 का लघुत्तम समापवर्तक, 24 का स्क्वायर नहीं है, क्यूब भी नहीं है, कुछ नहीं, सीधा 24 संख्या दी है। ठीक है, इनका आपको एलसीएम निकालना है, निकालो एलसीएम। कैसे करोगे, जो भी इनमें कॉमन है वो देखो पहले, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 4 × 9, इसको क्या लिख सकता हूँ 4 × 16, इसको क्या लिख सकता हूँ 4 × 6। देखो तीनों में 4 4 कॉमन आ गए, इसको तो बाहर ले गया मैं। ठीक है ना, अब देखो यहाँ 9 बच गया, 16 बच गया और 6 बच गया। इसमें से इनमें से क्या कॉमन आ रहा है, देखो इसको 3 × 3 लिख सकते हैं, इसको 2 की पावर 4 ये 2 की पावर 2 × 3 है। जहाँ से 3, इसमें 3 नहीं है तो 3 कॉमन आ जाएगा और ना। अरे दोस्तों इसको ऐसे लिख लिया करो अगर ना समझ में आए तो, क्योंकि ये चीज़ ऐसी है कि आपको ये आनी चाहिए, 2 की पावर 2 × 3 की पावर 2, और ये कितनी है, सॉरी 64, तो ये क्या है 2 की पावर 3, 2 की पावर 6 कर लो, ये तो 6 बन जाएगा ना 64, ये कितना है 24, ये हो जाएगा 2 की पावर 2 3 × 3 की पावर 1। ठीक है, अब इनका एलसीएम निकालना हो तो एलसीएम में आपको क्या लेना होता है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। तो आपने लिस्ट है ना, इसका मतलब पावर मैक्सिमम लेनी है, तो पावर मैक्सिमम कितनी है 2 की, तो 2 की पावर 6, 3 की पावर मैक्सिमम कितनी है 2, ये आंसर आ जाएगा। करो 2 की पावर 6 64, 3 की पावर 2 9, 9 6 54, तो इकाई अंक कितना आना है 4, तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, वैसे यहाँ से भी आप निकाल सकते हो, लेकिन यहाँ से आपकी प्रैक्टिस खूब होनी चाहिए, यहाँ से समझ आ गई ना बात, कॉमन आपको चीज़ पता होनी चाहिए कि ये चीज़ इसमें से कॉमन आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 15%, 20% और 24% की क्रमिक छूटों के लिए समतुल्य एकल छूट कितनी होगी। देखो दोस्तों ये क्वेश्चन हर एग्जाम में आ रहा है, तो आपको इस प्रकार के क्वेश्चन को, एक इसका मेथड होता है x + y - x × y/100, इस मेथड से आप कर सकते हो। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, आप 2 में लगा सकते हो, x y मान लिया, या x y कोई भी ले सकते हो, तो 2 में लगा सकते हो, 2 से जो आए उसको तीसरे में लगा देना। यहाँ देखो डायरेक्ट इसको इतना लिखा मत करो, आपको पता चल गया कि ऐसे करना होता है ना। तो यहाँ से दिख गया आपको कि 15 और 20 को जोड़ा कितना आ गया 35 आ गया, माइनस क्या करना है 15 और 20 का गुणा कितना आएगा, ये देखो 15 × 20 कितना आएगा, 15 दूना 30, 300, 300 में 100 का भाग देंगे तो कितना आएगा 3, तो ये 3 माइनस किया तो क्या आ गया 32%। अब इस 32% का इस 24% के साथ कर दो, तो फिर वापस क्या करना है, इन दोनों का जोड़ करना है, एक बार इनका जोड़ करना है, एक बार इनका गुणा करना है। जोड़ कितना आएगा 2 और 4 6, 3 और 2 5, माइनस करना है इसमें से इनका गुणा, तो देखो 24 का 32 से गुणा करो, 24 दिया 72, 24 दूना 48, तो 768 आएगा। 100 का डिवाइड करना है तो 7.68। ठीक है ना, अब 56 में से ये 7 पॉइंट घटाना है, तो अब 56 में से 7 मत घटाओ, पूरे 8 घटाओ, 8 घटाया तो कितना आएगा 48 आएगा। वैसे ही यहाँ से देखते ही पता चल गया कि यही आंसर आना है, तो आगे करो ही मत चीज। ठीक है ना, तो ये आप ऑप्शन से भी देख के कर सकते हो। दूसरा इसका मेथड क्या है, 15% की छूट है, इसका मतलब इसको क्या लिख सकते हो आप 3/20, तो 20 रुपये की चीज़ आप कितने में दे रहे हो 17 रुपये में। ठीक है ना, छूट देके। दूसरी
20% की छूट है तो ये 1/5 आएगा, तो 5 की चीज़ कितने में दे रहे हो आप? 4 रुपये में। इसी प्रकार 24% है, इसको क्या लिख सकते हो? क्या लिख सकते हो? 4 से 24, 4 से कटा 25, तो 6/25, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या आएगा? 25 की चीज़ दे रहे हो आप छूट देकर 19 में। यहाँ से क्रॉस कटता है तो काट लो, 4 एकम 4, 4 5 20, और कट रहा है क्या? नहीं, 5 5 25, 25 का स्क्वायर 625। और देखो 17 इंटू 19, 17 इंटू 19 इसका गुना करना है। तो इसका गुना करना मैंने आपको ट्रिक्स में बताया है, आपने देखी होगी शॉर्ट्स उसमें, कि इनके बीच की संख्या कौन है? 18 है ना। 18 का स्क्वायर -1 कर दिया करो, तो 18 का स्क्वायर 324 -1 323 आएगा आंसर। ओके। अब देखो यहाँ से कितनी छूट दी है? 625 रुपये MRP था, आपने बेचा कितने में है? सारी 323 में, तो छूट कितनी आएगी? 5 में से 3 गया 2, 2 में से 2 गया 0, 6 में से 3 गया 3, 302 की छूट है। कितने पर है? 625 पर। और गुना में क्या आएगा? 100%। 25 से कटा 25, 25 चौका 100, अब गुणा करो, 4 दूनी 8, 4 तिया 12 बटे 25, है ना। इसको काट दो, 25 चौका 100, कितना आएगा? 20, 25 8 200, फिर 8 बचेगा, फिर पॉइंट लगा के अपने 25 तिया 75। वैसे भी यहाँ देख के आप आंसर डायरेक्ट कर सकते हो, ठीक है ना। अगर आपका 2 अंकों तक आंसर आ रहा है तो आप आगे क्यों कैलकुलेशन कर रहे हो? ओके। अगर यहाँ पे ये होता 48 पॉइंट ये समथिंग है, यहाँ पे भी 48 पॉइंट समथिंग होता, तो अपने आंसर करते आगे कैलकुलेशन। बाकी अगर यहाँ से आपका आंसर आ रहा है तो यहीं से आप छोड़ दिया करो। ओके, चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? यदि ए और बी के तृतीय अनुपाती, अब ए और बी का तृतीय अनुपाती का मतलब देखो दोस्तों, ए बी और एक्स मान लिया, है ना। अब इसमें आपके 3 संख्याएं हैं, 3 से आप सॉल्यूशन नहीं कर सकते। जब भी अनुपात बनाना होता है तो 4 चाहिए होता है ना, समानुपात। तो इसका मतलब ये बीच वाली है, इसको दोनों के साथ मिला लेते हैं अपने, तो ए अनुपात बी समानुपात बी अनुपात एक्स, ये बन गई ना। अब बाहर वाली का गुणा अंदर वाली का गुणा, जब इसको सोल्व करते हैं तो बी स्क्वेयर अपॉन क्या आता है? ए आता है। तो कौन सा? चौथा, एक्स की वैल्यू। इसने क्या बोला है? एक तो देखो तृतीय अनुपाती आपने निकाल लिया, तृतीय अनुपाती एक्स ही है ना, तीसरी, तो ये एक्स की वैल्यू आ गई। ए बी सी के चतुर्थानुपाती, ए बी और सी का चतुर्थानुपाती क्या आएगा? तो एक्स की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी? बी सी अपॉन कितनी आएगी? ए आएगी। इसका अनुपात दे रखा है, किसका? देखो सॉरी, इसको आप वाई मान लो, सेम नहीं ये चीज़ें दोनों। इसका दे रखा है, इसके तृतीय अनुपाती एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी है? ये बी स्क्वेयर अपॉन ए। और किसका? इसका चतुर्थानुपाती बी सी अपॉन ए का अनुपात दे रखा है कितना? 3/4। ए से ए कैंसिल हो गया, बी से एक बी कैंसिल हो गया, तो बी अपॉन सी का अनुपात आ गया अपना 3/4। ये बी अनुपात सी पूछा था आपको, तो 3/4 इसकी आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट पे। एक वाहन द्वारा एक निश्चित दूरी को एक निश्चित चाल से तय किया जाता है। यदि दूरी के आधे भाग को, देखो दोस्तों आपके पास एक d बराबर st होता है, दोस्त याद रखा करो, d बराबर st, ठीक है ना। इसका मतलब डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। अब देखो यहाँ से आपको दे रखा है एक वाहन, मान लो एक पहला वाहन था, एक दूसरा वाहन है, 2 वाहन है। ये कहता है एक वाहन द्वारा एक निश्चित दूरी को निश्चित चाल से तय किया जाता है यदि उस दूरी के आधे भाग को, उस दूरी के, मान लो इसकी दूरी है 2, उस दूरी का आधा भाग कितना हो गया? 1, किसी दूसरे वाहन से, मतलब जितनी दूरी इस, मान लो ये कार है ना, ये मान लो ट्रक है, तो इसने बोला कि जितनी दूरी कार से आप तय कर रहे हो 2 किलोमीटर है मान लो, तो ये इसकी आधी दूरी 1 किलोमीटर किससे कर रहे हो? ट्रक से कर रहे हो, दूसरा वाहन कोई मान लो आप। अब कहता है किसी दूसरे वाहन के द्वारा दोगुने समय में, तो मान लो इसमें समय 1 लगा होगा, तो इसमें कितना समय लगा होगा? 2, है ना। देखो इसकी दूरी का इसका आधा दे दिया और इसका ये समय दुगुना कर दिया, ये रेशो बन गया ना। ये क्या दिया है? टाइम का रेशो दिया है। अब यहाँ से आपको स्पीड का रेशो बढ़ाना है, इसने स्पीड का रेशो पूछा है, तो स्पीड का रेशो कैसे होता है? स्पीड इक्वल टू डी अपॉन टी बन जाएगा यहाँ से, है ना। तो डी बटे टी, तो डी बटे टी मतलब 2/1, यहाँ से कितना बनेगा? 1/2। अब देखो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सोल्व करेंगे तो 4:1 आ गया स्पीड का रेशो। आपको यही तो पूछा था, 4:1। तो दोनों वायरों की चालों का अनुपात ज्ञात कीजिए, तो 4:1 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए। एक कारखाने में लगातार 5 महीने में 7482, 89, 52,
65, 24, 84, 32 और 65, 62 इकाइयों का उत्पादन होता है। तो आप डायरेक्ट आपको पूछा है कि कितनी इकाइयों उत्पादन किया जाए छठे महीने में, ताकि औसत कितना हो जाए 7200। इसका मतलब टोटल संख्याएं कितनी है 6, है ना। लास्ट छठे महीने की आपको निकालनी है। आपको एवरेज दिया छठे का इतना, इन सभी को जोड़ना है, यहाँ लिखना है, इसके साथ ये छठा जोड़ देंगे, ये 6 का डिवाइड कर देंगे तो एवरेज आ जाता है। एवरेज आपको दिया हुआ है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके हल करेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। तो आपको बस कुछ नहीं सोचना, इसको जल्दी जल्दी जोड़ लेना है, या यहीं से जोड़ लिया करो। देखो कितना आएगा, 2 और 2 4, 4 और 4 8, 8 और 2 10, 10 और 2 12, 12 का 2, हंसलाई 1, 6 और 1 जोड़ लिया 7, 7 और 3 10, 10 और 2 12, 12 और 5 17, 17 और 8 25, 25 का 5, 2 बच गया, 2 और 4 6, 6 और 9 15, 15 और 5 20, 20 और 4 24, 24 और 5 29, 29 का 9, 2 आ गया, 6 और 2 8, 8 और 8 16, 16 और 8 16 और 6 22, 22 और 8 30, 30 और 7 37, तो ये आ गया 37। तो 6 7 इसको गुणा कर लो, 37 952 प्लस में x इक्वल टू 6 का इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना इसके साथ, तो ये तो सेम ही आएगा, एक से करेंगे तो ये गुणा कर लो, 0 0 6 दूनी 12, 42 और 1 43, तो ये 37 952 इधर जाके माइनस कर दो तो कितना आएगा 8। अब देखो इकाई अंक देखते ही आंसर आ गया, यहाँ से आगे करो ही मत ना, तभी तो आपको एग्जाम में ये करवा रहा हूँ पेपर, क्योंकि यहाँ से आपको आगे सॉल्यूशन नहीं करना है, आंसर देखते ही आंसर आ गया। ओके, इस प्रकार करना है। चलिए नेक्स्ट क्या है दोस्तों, एक अर्धगोले की त्रिज्या 42 सेंटीमीटर है, इसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दोस्तों ये दिया हुआ है एक अर्धगोला। ओके, अब देखो ये आपको समझाने के लिए मैं इतनी चीज़ें बना रहा हूँ, आपको नहीं बनाना। अगर आपको थोड़ी सी कन्फ्यूजन लगती है आप बना लिया करो। इसकी त्रिज्या दे रखी है 42, ये 42 होगी, है ना। गोला था उसकी त्रिज्या ये 42 है, ये भी 42 होगी, यहाँ से ये 42 ये 42, ये बात आपको पता होगी। अगर आपके दिमाग में ऐसी थी कि अर्धगोला ये होता है, इसकी त्रिज्या ये है, आपको पूछा है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बताओ पूरे गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 4πr², है ना। गोले का वक्र पृष्ठीय बोले चाहिए, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बोले 4πr² ही होता है। इसने बोला है वक्र पृष्ठीय किसका, अर्धगोले का, तो अर्धगोले का कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा 2πr²। लेकिन इसमें भी दो पार्ट बोलता है, क्या, एक तो अर्धगोले का मैंने लिख दिया, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, तो आपका होगा 3πr²। अब ये 3π कैसे होगा दोस्तों, आधा गोले का कितना हो गया 2πr², और ये जो बनेगा ये पार्ट इसका πr² हो जाएगा। आप बोलोगे सर ये तो लाइन है सीधी, दोस्तों ये 3D में दिखाने के लिए, जैसे मैंने आपको बताया था ना, आप बॉल को बीच में से काट लो इस प्रकार, ठीक है ना। बॉल को बीच में से काटोगे तो इसका ऊपर वाला पार्ट है ना ये गोल होगा, मतलब तो वर्ताकार होगा, तो वर्त का क्षेत्रफल कितना होता है πr², इसलिए इसमें जुड़ जाता है, तो 3πr² हो जाता है। आपको पूछा है वक्र पृष्ठीय है, मतलब इसका पूछा है वक्र का, इसलिए 2πr² होगा, ठीक है 2πr²। इसका भी आधा पूछा है इसका, ठीक है ना। इसका क्या पूछा है आपको, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। चलो 2πr² निकाल लेते हैं, तो 2 × 22/7 × r² कितना हो जाएगा 42 × 42, तो यहाँ से 7 छिक्के 42, 6 दूनी 12, 12 दूना 24, 24 दूना 48। तो दोस्तों इसमें थोड़ी सी इसका पूछा है, इसके आधे मतलब अर्धगोले का आधे का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है, आधे का, यहाँ पर क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक है, अर्धगोले के आधे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का आधा, ऐसे लिख लेना, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का आधा। अब इसके बोला है ना, तो इसने इसका बोला है इसका कौन सा, अर्धगोले के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का आधा, ठीक है ना, ये बोला है। तो इसका आधा करेंगे ना तो ये 2 और आ जाएगा नीचे, 2 से काटोगे 3, 3 दूना 6, 6 दूनी 12, 12 दूना 24। अब देखो इकाइयाँ इसमें भी आ रहा है इसमें भी आ रहा है, तो आपको गुणा करना पड़ेगा, तो 22 दूना 44 और 42 दिया 126, इसको करो या इसको कर लो, 4 से कर लो पहले, 4 6 24 और 4 दूनी 8 और 2 10, 4 1 4 और 1 5, फिर 11 से करना है, तो 4 4 और ये कितना हो जाएगा 5 और ये 5, तो 55 44 इसका आंसर आ जाएगा। एक संख्या में 10% की वृद्धि
और फिर 10% की 20% की कमी की जाती है। मूल संख्या में हुए परिवर्तन का शुद्ध प्रतिशत ज्ञात। आप इसको प्लस का 10 हो गया, फिर माइनस का 20 हो गया, फिर माइनस 10 इंटू 20/100, बस आंसर आ जाएगा आपका। कितना आएगा? माइनस का 10, ये कितना आएगा? 0 0 0 कट गया, माइनस का 2, तो आंसर आ गया दोस्तों -12%। इसका मतलब 12% की क्या होगी? कमी होगी। x + y + xy 100 है ना। अगर वृद्धि होती है तो प्लस ले लिया करो, कमी होती है माइनस ले लिया करो। एक वृद्धि एक कमी, ये प्लस वाली थी ये माइनस वाली, इनको गुणा करेंगे तो बाहर क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे। एक निश्चित अवधि के लिए 2300 रुपये की राशि 10% की वार्षिक दर से वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किया जाने वाला चक्रवृद्धि ब्याज 483 रुपये है। वर्षों में अवधि ज्ञात कीजिए। देखो दोस्तों, ये मूलधन था, अमाउंट कितनी हो जाएगी? 2300 रुपये का मूलधन है, जो 10% की दर से कितना हो गया? 2300 और 400 2783 रुपये हो गया। ओके, जब भी आपको चक्रवृद्धि ब्याज का सवाल हो और चक्रवृद्धि ब्याज दिया हो तो मूलधन में इसको जोड़ लिया करो। अब यहाँ देखो 10% की दर से कितना हो जाएगा दोस्तों? 10 से कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। बात समझा गई ना? 1/10, तो 10 से कितना हो जाएगा? 11। आपको नहीं पता 10 की पावर n कितने साल आपको टाइम पूछा है। यहाँ तो नहीं कट रहा, पावर बनी नहीं रही है किसी की, लेकिन इसको काटो, 23 का डिवाइड करोगे तो 100 आएगा। इसमें 23 का डिवाइड करो, 23 से कम 23, 4 23 दूना 46, 2 23 से कम 23, 100 से 121, ये कितने साल का है? तो 10 की पावर कितनी बनेगी? इसको बढ़ाओ, 10 की पावर बनेगी 2, ये बनेगी 11 की पावर 2। अब देखो 10 की पावर 2 इससे तुलना करो तो n की वैल्यू कितनी आ रही है? दोनों में सेम, तो 2 साल इसका टाइम आ गया। ओके, चलिए नेक्स्ट पे। यदि k + 3 k + 2 3k + 7 2k - 3 दिए गए क्रम में समानुपात हो तो चौथे समानुपाती का न्यूनतम मान क्या है? दोस्तों, k + 3 समानुपात होने का मतलब k + 2 का अनुपात बराबर होगा किसके? 3k - 7 अपॉन में 2k - 3। ठीक है, ये माइनस है इसके बीच में। अब देखो, इस सवाल को आप अगर बेसिक से सोल्व करो क्रॉस मल्टीप्लाई करके तो द्विघात समीकरण बनेगी। बहुत लंबा सवाल जाएगा, तो आप क्या करो, इसको ऑप्शन से उठा लो। इसने कहा है कि दिए गए क्रम में समानुपात में हो तो चौथे समानुपाती का न्यूनतम मान क्या है। यहां से आपको लाइन पढ़नी है। यहाँ पे आपको ये k के मान नहीं है, ये वैल्यू दी हुई है ना, ये k के मान नहीं है। पहली बात तो आपको ये ध्यान रखनी है। दूसरी बात है कि ये मान किसके हैं फिर? अब देखो, इसने बोला चौथे समानुपाती का न्यूनतम मान क्या है, इसका मतलब चौथा समानुपात है ना, उसका मान दिए हुए हैं। ये कोई भी मान सकते हो आप। तो चौथा समानुपात कौन सा है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो 2k - 3 की वैल्यू है जो माननी है इनमें से कोई भी। अब आपको न्यूनतम मानना है तो सबसे छोटा कौन सा है? 7 माइनस का, तो -7 ले लो। इससे k की वैल्यू आएगी, फिर अपने पुट करके रखेंगे। इसका मतलब आपने इसकी जगह आपने क्या लिया? -7 ली इस पूरे की वैल्यू। ओके, यहां से k की वैल्यू रखेंगे, फिर इसका मान आएगा वो रखेंगे यहाँ पे। समझा गया ना? तो यहां से कितना आएगा? ये इधर जाएगा तो -4 बचेगा, k की वैल्यू आएगी -2। तो यहां से -2 रखेंगे, -6 और 7 -k 13 हो जाएगी। माइनस माइनस कट जाएगा तो क्या आएगा? 13/7। इसमें फिर रखो -2 k की वैल्यू, ये देखो यहाँ से -2 + 3 कितना आएगा? 1, और नीचे क्या आएगा? -2 0, तो ये तो अनडिफाइन हो जाएगा, तो मतलब ये वैल्यू पॉसिबल नहीं। इससे फिर दूसरी कौन सी है सबसे छोटी? -5, तो ये रखो। तो -5 रखोगे, 2k - 3 बराबर -5। मैं इसी के बराबर क्यों रख रहा हूँ? क्योंकि इसने बोला ही यही है, चौथे समानुपाती का न्यूनतम मान है ना, इसकी वैल्यू है। ठीक है, तो यहाँ से 2k = कितना आएगा? -2, k = क्या आ जाएगा? -1। अब यहाँ पे रखो, इसकी वैल्यू कितनी मानी आपने? -5। इसकी वैल्यू कितनी आएगी? -1, तो -3 हो गया, और 7 तो -10 हो गया। इसी प्रकार यहाँ से काटोगे तो कितना आएगा? 2/1। यहाँ पे रखो -1 + 3 तो कितना बचेगा? 2, और नीचे क्या आएगा? -1 और +2 तो कितना आएगा? 1। तो 2/1 बराबर है, इसका मतलब इसका आंसर कितना आ गया? -5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक डीलर उस वस्तु पर 25% की अतिरिक्त रियायत देता है जिस पर पहले से ही अंकित मूल्य पर 20% की छूट दी हुई है। तो क्रेता 1500 रुपये का भुगतान करता है, तो अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। दोस्तों, इसको करने के 2 तरीके हैं, MRP और SP। 25% की रियायत एक्स्ट्रा देता है, इसका मतलब 20% छूट इसने पहले दी। तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5, तो 5 की चीज़ को 4 में दिया।
25% का छूट और दी है, इसका मतलब 1/4 होता है। 1/4 मतलब 4 की चीज़ को इसने 3 में दी है। क्रॉस कटता है तो काट दो, ये काट दिया तो ये कितना आएगा 5, यहाँ कितना आ गया 3। इसकी वैल्यू दी हुई है, किसकी दी हुई है, ये इसका मतलब इसने जो दुकानदार का तो विक्रय मूल्य है, लेकिन इसका तो क्रय मूल्य है ना, जो खरीदने वाला है उसका। तो 1500 रुपये कितने गुना हो गया 5, तो 5 5 25 हो जाएगा। इस प्रकार कर सकते हो। दूसरा तरीका, आप MRP जो भी है उसका 25% छूट दी तो 75% दोगे, उसका दूसरी छूट 80% है, 80% इसको पेमेंट देनी पड़ेगी। कितने में, 1500 में। यहाँ से इसको काट लेना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है, एक वस्तु के मूल्य में 30% की वृद्धि हुई, फिर 30% की कमी हुई। मैंने आपको बताया X% की वृद्धि, X% की कमी। देखो वैल्यू सेम है तो हमेशा क्या होगी, एक तो कमी होगी, और कमी कितनी होगी, x²/100 इसका आंसर होगा। ठीक है ना। तो 30 का स्क्वायर कितना, 900/100, तो काट दिया इसको स्क्वायर ही, x²/100 है ना, तो 9% की क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। ये देखो ये आंसर नहीं है, ये आंसर है कमी वाला। वह सबसे बड़ी संख्या क्या है जिससे क्रमशः 73 और 98 को विभाजित करने पर 4 और 6 शेष बचता है। दोस्तों जब भी मैंने बताया कि शेष बचने वाले सवाल है, इसका मतलब क्रमशः इसमें से 4 शेष बचता है, इसमें से 6 डिवाइड, इसमें माइनस करो कितना आएगा 69, और ये कितना आएगा 92, है ना। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है जिससे इनको डिवाइड करने पर इतना और इतना शेष बचता है। तो देखो 46 सबसे बड़ी संख्या इनमें से, 46 से डिवाइड करेंगे तो क्या यहाँ पे 4 शेष बचेगा, 46 गुना तो 92 होता है, और 46 का इसमें एक बार जाएगा तो भी बहुत है, शेष बचेगा 4 नहीं बचेगा, तो ये तो आंसर नहीं होगा। दूसरा 23 का, देखो 23 दिया 69, है ना, इसमें देंगे तो 4 शेष बचेगा ना, और इसमें 23 चौके 92 मतलब 6 शेष बचेगा इसमें से, तो आंसर कितना हो जाएगा 23। इस प्रकार इसको कर लिया करो। चलिए नेक्स्ट पे, 2 रुपये में 3 की दर से, आपको मैंने बताया इस प्रकार करना होता है CPSP। ये खरीदे हैं 2 रुपये में कितने की दर से, 3 की दर से। आपने बेचे कितने हैं, 3 रुपये में 2 की दर से। रुपये ऊपर आने हैं, वस्तु नीचे आती है ना, लिखने की जरूरत नहीं है, मैं तो आपको वैसे ही बता रहा हूँ। यहाँ से क्रॉस कर लिया करो, 4 3 तिया 9, 4 रुपये की चीज़ को 9 में दे रहे हो, 5 का लाभ हो रहा है कितने पर, 4 पर, गुना में 100। ठीक है, 5/4 कितना आ जाएगा, 125% का प्रॉफिट हो रहा है, तो आंसर कितना आ गया 4 नंबर। चलिए नेक्स्ट पे, एक तेज ट्रेन 192 किलोमीटर की यात्रा के लिए धीमी ट्रेन, एक ट्रेन तो है जो फास्ट चलती है और एक ट्रेन है जो स्लो चलती है। ओके, 2 ट्रेन है, 2 घंटे कम समय लेती है। यदि धीमी ट्रेन की चाल तेज ट्रेन की चाल से 16 किलोमीटर प्रति घंटा कम है तो क्रमशः धीमी और तेज ट्रेनों की चाल ज्ञात कीजिए। दोस्तों अब ये क्वेश्चन है, इसको आप बेसिक से भी कर सकते हो और ऑप्शन से भी कर सकते हो। आपको देखना है, पहले तो ये देखो, इसने चालों का अंतर दिया है कितना, 16। बताओ इस ऑप्शन में चाल का अंतर 16 है क्या, 10 अंतर है इनमें, तो 30 और 40 में, तो ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता। क्या इनमें 16 का अंतर है क्या, नहीं है, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। बचे कितने, 2, बचे कितने, 2। तो इसने पूछा है क्रमशः धीमी और तेज ट्रेनों की चाल ज्ञात करें, तो आपके पास ऑप्शन कितने बचे, 2। इन दोनों ऑप्शन को चेक करना है, ठीक है ना। तो अब देखो एक चेक करेंगे दूसरे से आंसर आ जाएगा। मान लो पहला ऑप्शन अपने को चेक करना है, ये कहता है 192 किलोमीटर की दूरी थी टोटल, है ना, ये 192 की। अब इसको अगर तेज ट्रेन पार करेगी, इसको मैं यहां से देखो, ये फास्ट वाली है, ये स्लो वाली है। ये 192 किलोमीटर दूरी ये भी तय करेगी और 192 ये भी तय करेगी, लेकिन ये चाल से कितने घंटे, मान लो इसने ये ऑप्शन लिया 148 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, सॉरी 64 कर लो इसको, है ना, 64 से ये जाएगी। देखो 192 किलोमीटर की दूरी है, 192 की ये है। अब ये फास्ट ट्रेन है तो इन दोनों में तेज चाल कौन सी है, 64, तो 64 इसके नीचे आएगी, फास्ट के नीचे, फास्ट वाली। ये क्या है, स्लो, तो स्लो के नीचे स्लो आ गई। इसको देखो कितना टाइम लगेगा, 64 दिया 3 घंटे, इसको कितना लगेगा 4। इनमें कितने घंटे का डिफरेंस है, आप बोलोगे सर 1 घंटे का, लेकिन ये बोल रहा है 2 घंटे का डिफरेंस है, तो ये ऑप्शन भी नहीं है, तो आंसर कौन सा आ गया, ये चेक ही नहीं करना पड़ेगा। अब एक ही ऑप्शन चेक करना पड़ा ना आपको, ठीक है। इसी प्रकार इस क्वेश्चन को करना होता है। अगर इसको आपको बेसिक से करना हो तो आप कैसे करोगे दोस्तों, जैसे 192 किलोमीटर की दूरी है उसको, और 192 किलोमीटर की दूरी है, इसको कौन करेगा, जो धीमी गति वाला है वो कितनी चाल से तय करेगा, x - 16,
मान लो 192 किलोमीटर की दूरी को तेज गति वाला x की स्पीड से जा रहा है, ये चाल है, दूरी बटे चाल समय, दूरी बटे चाल समय, तो समय का डिफरेंस कितना दे रखा है 2 घंटे, है ना। मैंने ये पहले क्यों लिखा, क्योंकि इसकी चाल क्या है, कम है, इसको टाइम ज़्यादा लगेगा, है ना। तो जितना ज़्यादा, जैसे मान लो एक इसको 6 घंटे लगेंगे पहले वाले को, दूसरे वाले को 4 घंटे लगेंगे, तो इनका डिफरेंस कितना आएगा 2, ठीक है ना। इसलिए तो डिफरेंस इसका दे रखा है। अब अपने इसका 192 कॉमन लेंगे, यहाँ से 1/x-16, 1/x आ जाएगा, बराबर में कितना आ जाएगा 2, 2 से इसको काट लो, यहाँ से कितना आएगा 96, तो 96 आ गया। यहाँ से इसको एलसीएम लेके हल कर लो, x प्लस का 16 बटे में इनका गुणा, इसको इधर ले जाओ बराबर में x इंटू एक्स माइनस 16, तो यहाँ देखो ये तो कट गया, ये 16 बचेगा, तो 96 इंटू 16 बराबर में x इंटू एक्स प्लस का x माइनस 16। अब देखो इसको गुणा करोगे द्विघात समीकरण बनेगी। इससे अच्छा ये देख लो, इसका इस प्रकार टुकड़े करने हैं कि x और x माइनस 16 आना चाहिए, मतलब कोई भी। तो इसको देखो आधा करो 48, इसको डबल करो 32, देखो कर लिया ना। इसी को तोड़ के बनाना है, तो मैंने मानो ऐसे बनाया, तो 48 और 16, 48 माना x, 48 में से 16 माइनस किया 32, इसका मतलब इसकी वैल्यू 48 आ गई, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 32 आ गई, तो ये आंसर आ जाएगी, ठीक है ना। ये बेसिक से हो गया, इसको आप वैसे देख सकते। चलिए नेक्स्ट पे, एक कस्बे की जनसंख्या में सालाना 20% की वृद्धि होती है। यदि 4 वर्ष पहले 625,062,500 थी तो वर्तमान जनसंख्या ज्ञात कीजिए। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5, तो कोई जनसंख्या 5 थी तो अब कितनी हो जाएगी 6। ओके, 4 साल पहले जनसंख्या इतनी थी, मतलब 4 साल बाद कितनी हो जाएगी, तो 4 बार लिखने की बजाय इसकी पावर 4 कर लो, है ना, जैसे CI में करते हैं ना चक्रवृद्धि ब्याज में, वैसे कितनी हो जाएगी 625, ये कितनी हो जाएगी 6 की पावर 1296, ठीक है। यहाँ से देखो 4 साल पहले की जनसंख्या ये थी और तो वर्तमान पूछी है ये, तो इसकी वैल्यू 62,500 थी, ये 100 गुना है तो इसको भी 100 गुना कर दो, कितनी हो जाएगी 129600, ये हो जाएगी 129600। ओके, ये आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे, 5 पुरुष एक काम को 2 दिन में, तो 5 मेल एक काम को 2 दिन में, वही काम 4 महिलाएं 4 फीमेल वुमेन लिख दिया 3 दिनों में, वही काम 5 बच्चे 5 चाइल्ड 3 दिनों में कर सकते हैं, पूरा करते हैं। तो इनसे आपको एक फीमेल एक वुमेन और एक चाइल्ड का रेशो आ जाएगा। आपको पूछा तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे, तो यहाँ से बताओ, ये टोटल वर्क है दोस्तों, तभी तो बराबर लिखा है मैंने कि जितना काम ये करते हैं उतना ही काम ये महिलाएं करती है, उतना ही काम ये बच्चे करते हैं। लेकिन इसमें 5 बच्चे लगे 3 दिन में करेंगे, इसमें 4 महिलाएं 3 दिन में कर देगी, इसमें 5 पुरुष 2 दिन में कर देंगे, है ना, काम वही करना है। तो यहाँ से 5 दुआ 10 मेल, 4 तिया 12, ठीक है, और 5 तिया 15 चाइल्ड। अब 10, 12 और 15 का एलसीएम लेके इनसे डिवाइड कर लो, काम मान लो जो भी मानना है आपको, ठीक है ना। तो यहाँ से कितना आएगा 60 मान लिया, तो 60 का सभी में डिवाइड कर दो। 60 क्यों माना, 60 मैंने इसलिए माना 10, 12 और 15 का अपने क्या लेना है एलसीएम, तो एलसीएम कितना आएगा 60, इसका मतलब इनका काम कितना मान लिया 60, तो m बटे कितना आएगा 6 बराबर में w बटे कितना आएगा 12 5 60 बराबर में c बटे कितना आएगा 15 चौकी 60। तो m w और c मैंने शॉर्ट में बोला है मेन वुमेन और चाइल्ड का अनुपात आ गया 6 5 और 4, तो तीनों एक पुरुष एक महिला एक बच्चा, एक की वैल्यू है ये 6 और 5 11 और 4 15, है ना। तो टोटल काम कितना है यहाँ से देख लो 15। मेल की कितनी है एफिशिएंसी, मेल की कितनी है 6, 6 5 30, 30 दूना 60, 60 ही मानी है अपने, तो 60 में डिवाइड कर दो किसका 6 और 5 11 4 15, 15 का कितना आएगा 4, तो 4 आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। ये इतना लंबा मैंने समझाने के लिए आपको बताया है, बाकी आप इसको मतलब स्पीड से कर सकते हो, आपकी कैलकुलेशन स्पीड कैसी है उस तरीके से, ठीक है। सारी की सारी चीज़ें आप डायरेक्ट यहाँ से 2 2 4 2 आ गया, यहाँ से फिर काट सकते थे अगर कटता तो, अगर ना कटता है तो इसको नहीं काटेंगे, ठीक है। यहाँ से एलसीएम लेना तो आप डायरेक्ट कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट पे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या और 24 सेंटीमीटर तिर्यक ऊंचाई वाले एक शंकु के आयतन की गणना करें। दोस्तों शंकु इस प्रकार की शेप होती है, आप जानते हो, मैं आपको बस डायग्राम दिखा रहा हूँ इसलिए कि आपको ये चीज़ें थोड़ी सी दिमाग में बैठ जाए। ओके, अगर आपको डायग्राम याद है तो आपको बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है,
इसकी त्रिज्या कितनी दी है 7 सेंटीमीटर। इसका ये तिर्यक ऊंचाई ये होती है ना, ये कितनी है 25 सेंटीमीटर। तो आपके पास ये समकोण त्रिभुज बन रहा है, इसमें 7, 24, 25 का ट्रिपलेट होता है, तो ये 24 आ जाएगी। अगर आपको नहीं याद है तो आप इसको कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर से आप निकाल सकते हो, है ना। 2 भुजाएं आपको दी है, तीसरी निकाल सकते हो। तो यहाँ से ऊंचाई आ गई आपकी कितनी, h की वैल्यू 24 और r की वैल्यू आपको दी है 7। तो यहाँ से आपको वॉल्यूम पूछा है किसका शंकु का। तो 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है। 1/3 पाई की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू 7 × 7 × 24 क्या आ जाएगी, h आ जाएगी। 7 से 7 कैंसिल हो गया, 3 8 24, 8 7 56, है ना। इकाई अंक सेम आ रहा है ना, तो चलो गुणा ही कर लेते हैं। 8 7 56, तो 22 इंटू क्या आ जाएगा 56। तो 22 को गुणा कर लो, 22 5 110, 22 6 132, तो क्या आ जाएगा 3 2, ये 2 और ये 1232। तो ये आंसर आ गया इसका। ओके, चलिए नेक्स्ट पे। 13 घंटे की यात्रा के लिए कार की औसत चाल क्या होगी। यदि पहले 3 घंटे के लिए 50 की स्पीड से तो 150 हो गया, फिर अगले 4 घंटे के लिए 60 की स्पीड से 4 6 24 240 किलोमीटर चल गया, अंतिम 6 घंटे के लिए 65 की स्पीड से कितना हो गया 65 × 60 6, तो कितना हो गया 13 13 3 39, तो 390 किलोमीटर। ये टोटल हो गए 0 9 और 4 13 और 5 18, 6 और 1 7, तो 780 किलोमीटर चल गया ये टोटल। तो ये पूछ रहा है कि 780 किलोमीटर अगर पूरे 13 घंटे चले तो इसकी एवरेज स्पीड बतानी है, कितनी आएगी 13 × 78 60 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी। चलिए नेक्स्ट पे, आपका हो गया 20 क्वेश्चन। तो आज के लिए आपके जो भी क्वेश्चन थे आपको मैंने करवा दिए हैं, आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है अच्छे से, और जो भी क्वेश्चन सिंपल है उसको भी आपको करना है ना। इस ऐसे मत सोचना कि इसको चलो ये तो आता ही है, क्योंकि उसकी भी प्रैक्टिस करनी है। जो आता है उसकी और प्रैक्टिस करते रहोगे तो उसमें और स्पीड बढ़ती जाएगी, है ना। जहां आपको 10 सेकंड लग रहे हैं उसको 8 सेकंड में ही करने की कोशिश करोगे, तो 2 सेकंड भी बचाओगे, वो भी आपको काम आएंगे आगे कहीं ना कहीं, ठीक है ना। और ये 2 सेकंड कहाँ काम आते हैं ये आपको तब पता चलेगा जब आप बिल्कुल लास्ट में आपका आंसर आया होगा और उधर से टाइमिंग ये चल रही होगी कि बस 10 सेकंड रहे हैं, 10 सेकंड में आपको गुणा करना है और इसको आंसर लगाना है। आपने गुणा भी कर लिया, आंसर निकाल दिया, और लगाते वक्त अगर आपने नहीं निकाला तो आप सोचते भी 1 सेकंड भी और होता ना तो मैं ये आंसर लगा देता। आपका आंसर आ जाता है फिर भी आप नहीं लगा पाओगे लास्ट में, कई बार ऐसा होता है, ठीक है। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि छोटी छोटी जगह आपको टाइम बचाना है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो आगे शेयर करना और लाइक भी करना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करो। ओके, थैंक यू।